नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी के गोंडा से खबर है, जहां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। यह ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। ट्रेन संख्या 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस झलाई स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेलवे की तरफ से एक बड़ी जानकारी भी दी गई कि हादसे से पहले लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी। लोको पायलट की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। अमूमन रेल एक्सीडेंट के लिए सीआरएस इंक्वायरी सुप्रीम मानी जाती है और अन्य किसी इंक्वायरी को इस्टेब्लिश नहीं किया जाता। पर इस मामले में क्योंकि धमाके की आवाज की बात भी सामने निकल कर आई है, तो एक एडिशनल इंक्वायरी भी सेटअप की गई। गोंडा बस्ती सेक्शन में मोतीगंज और जिलाही स्टेशन के बीच में 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ कोचेस का डेरेलमेंट का सूचना मिली है। ये एनईआर के लखनऊ डिवीजन में आता है। चंडीगढ़ से करीब 23:35 पे चली थी कल रात को, और अभी जो प्रिलिमिनरी चार्ट्स हैं उसके हिसाब से 22 एलएचबी कोचेस में कैपेसिटी फुल थी। मतलब ट्रेन वॉज कैरिंग द एंटायर कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर्स। हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने अपने चंडीगढ़ में और अम्बाला में और सभी जगह जारी किए हैं। चंडीगढ़ में जो नंबर है 0172 263 9785, अम्बाला में 0171 261 0653, लखनऊ जंक्शन में 895 740 9292, गोंडा में 895 740 0965 ये नंबर्स जारी किए गए हैं। गोंडा का ये थाना मोतीगंज क्षेत्र है। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन है, ये डिरेल हो गई है। इसके करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और डीएम साहब, मैं, कमिश्नर साहब और डीआई साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया, डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफी सहायता की गई। जो गोंडा में ये हादसा हुआ है, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ जो रेलगाड़ी है, इसके 2 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 2 जनहानियां और लगभग 26 लोग 26 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जो मनकापुर सीएचसी है वहां पर उसमें भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी, एसपी, इसके अलावा जिला प्रशासन के अन्य विभाग जो रेस्क्यू कार्य से संबंधित हैं वो सब वहां पर उपलब्ध हैं। ये जब डीआरएम साहब आएंगे वो जायजा लेंगे, उनकी टेक्निकल टीम ही बता पाएगी, अब प्रशासन और हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये मुख्य मार्ग है, मुख्य लाइन है, रेलवे मार्ग है, तो उसको हमारे बहुत जल्दी ही एकदम प्रायोरिटी बेस पे चालू करने का निर्देश मंत्रालय से, उसमें कोई दो राय नहीं है। बतौर विदेश मंत्री आपकी पीएमओ से क्या बात हुई थी इस हादसे को लेकर, या सीएम से क्या बात हुई? ये जांच का विषय है। ये ट्रेन की कई घटनाएं हो चुकी, एक्सीडेंट हो गया है। मैं समझता हूं कि उसकी जांच करें, जो लोग उसमें दोषी हैं। इसके पहले भी तमाम बातें लोग करते रहे हैं। ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और कोई मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तत्काल इस पे जो लोग जहां भी दोषी हैं, और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो रेल मंत्री है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनके मंत्रिमंडल रहते कितने ट्रेनें लड़ चुकी, कितने लोग मर चुके, इसकी भरपाई कौन करेगा? गोरखपुर से एक स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन गोरखपुर से चल चुकी है। जो मनकापुर आके जो यात्री आगे जा रहे थे उनको आगे ले जाने का जहां तक जाना था वो कार्य उस स्पेशल ट्रेन से कराया जाएगा। तो वहीं नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर बड़ा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। साथ ही एनटीए को निर्देश दिया गया कि अंकों को अपलोड करते समय छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। कोर्ट ने कहा कि नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग अलग घोषित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए नई तिथि भी निर्धारित की है, जिसके अनुसार अब नीट परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर 22 जुलाई को आगे की सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में हमने वो सारी बातें उठाई जो ये दर्शाती हैं कि इस केस में पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ हजारीबाग और पटना में नहीं हुआ है, ये और भी कहीं जगह हुआ है। हमने ये भी दिखाया कि कैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का पेपर ई रिक्शा में घुमा रहे थे वो हजारीबाग में। तो इस सारी बात को देखते हुए कोर्ट ने अब सुनवाई मंडे को रखी है और इस दौरान बिहार पुलिस को और भारत सरकार को डायरेक्शन दी है कि वो बिहार पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड पे लेके आए और जितना पेपर का जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था रिजल्ट, वो सारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उनकी। तो वहीं यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही अंदर खाने चलने वाले खेल की बानगी अब साफ साफ दिख रही है, जिसके बाद से ही देश के सबसे लोकप्रिय सीएम सवालों के घेरे में है। और बड़ी बात तो यह है कि सवाल अपने ही उठा रहे हैं। तो एक तरफ तो सीएम पर सवालों का दौर और दूसरी तरफ सीएम योगी की उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ तैयारी से एक बात तो साफ है कि तमाम अटकलों के बाद भी यूपी में सीएम की कुर्सी न सिर्फ सेफ है बल्कि सीएम डबल स्पीड से दौड़ भी लगा रहे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। तो सुना आपने, ये बयान उस वक्त का है जब देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा था, यानी 2024 का लोकसभा का चुनाव। चंद रोज पहले पीएम मोदी, जिन्हें अपने सबसे योग्य मुख्यमंत्री बता रहे थे, उन्हीं के खिलाफ बयानों के जरिए साजिशों की सियासत लखनऊ से दिल्ली तक चल रही है। पीएम मोदी जिन सीएम योगी की काबिलियत के किस्से सुना रहे थे, अब उन्हीं पीएम के सबसे बेहतर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आखिरकार कौन साजिश रच रहा है और क्यों साजिश रच रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए एक बार फिर से पीएम का चंद रोज पहले का ये बयान। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। वैसे तो सीएम योगी को इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीएम योगी अपने उसी अंदाज से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। और इतना ही नहीं, 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी सीएम योगी शिद्दत से शुरू कर चुके हैं। दिलचस्प खबर यह भी है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने पूरी तरह से कमान अपने हाथों में थाम ली है। कैसे, अब वो भी देखिए। दरअसल उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बुधवार को एक बड़ी बैठक की और चुनाव जीतने की जिम्मेदारी अपनी स्पेशल 30 टीम को दी है। स्पेशल 30। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की अपनी टीम बनाई है। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी की स्पेशल टीम में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हैं। सीएम योगी के अपनी स्पेशल 30 को यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं खबरें ये भी हैं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव नतीजों पर यूपी की 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की है और आला कमान को सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में सभी 6 क्षेत्र पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पार्टी के वोट शेयर के
कम से कम 8% में कमी आने का जिक्र किया गया है। पार्टी के अपने आंकड़ों के अनुसार पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। यहाँ उसे 28 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। ब्रज में उसे 13 में से 8 सीटें मिली। गोरखपुर में पार्टी को 13 में से सिर्फ 6 सीटें मिली, जबकि अवध में उसे 16 में से 7 सीटें ही मिली। कानपुर बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही। इस क्षेत्र में बीजेपी को 10 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की पीएम मोदी और गृह मंत्री को सौंपी गई इंटरनल रिपोर्ट में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए हैं। मगर सियासत में इस खेल में कई खिलाड़ी हैं जो सीएम योगी के खिलाफ साजिशों की सियासत के खेल में खेल रहे हैं। अब इसका जवाब खुद पीएम मोदी कैसे देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हाथरस हादसे के करीब 3 हफ्तों के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो हादसों को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि घटना के बाद मैं बेहद दुखी हूं, लेकिन जो होना है वो तो तय है, उसे कौन रोक सकता है। जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। आपको बता दें कि बीते 2 जुलाई को हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से ही भोले बाबा अंडरग्राउंड है। मामले में 11 लोग जेल जा चुके हैं। हालांकि मामले में सरकार की तरफ से भोले बाबा को क्लीन चिट मिली हुई। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, भले कोई आगे पीछे। वहीं हाथरस सत्संग हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अब तक इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने भोले बाबा को अभी तक क्लीन चिट दे रखी है। बाबा के मैनपुरी के बिछुआ वाले विश्वहरि आश्रम के बाहर दानदाताओं की एक सूची थी। दानदाताओं की फर्जी सूची को लेकर इंडिया वॉइस ने खुलासा किया और बड़े ही प्रमुखता से खबर को दिखाया भी था, जिसके बाद अब आश्रम के बाहर लगी दानदाताओं की सूची को मिटा दिया गया। मैनपुरी के साकार विश्वहरि विश्वा आश्रम पर दानदाताओं की सूची चस्पा की गई थी, जिस पर इंडिया वॉइस की खबर में प्रमुखता से प्रकाशन किया गया था, जिस पर आश्रम की प्रशासन की ओर से अब उन मतदाताओं जो दानदाताओं की सूची है वो हटा दी गई है और वहां स्लोगन लिखवा दिया गया है। तो वहीं हाथरस कांड को लेकर अभी भी भोले बाबा और सूरजपाल का दूसरा बयान सामने आ गया है, जिसके बाद से लोगों में जो बयान है उनका वो बिल्कुल अजीबोगरीब है, क्योंकि जहां उन्होंने दुख प्रकट किया इस बयान में, तो वहीं उन्होंने कहा है कि जो होना होता है और जो होना है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु होना तय था। इस बयान के जो शब्द हैं और ये टिप्पणी की है वो पूरी उससे ठीक नहीं है। उनके सेवादारों में भी विरोध व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि भोले बाबा और सूरजपाल जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनका इससे पहले भी एक बयान आया था, वो 121 मौतों पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा था और सभी सेवादारों से उन्होंने एक निवेदन किया था कि कोई भी आश्रम के आसपास या आश्रम के आने की कोशिश ना करे, क्योंकि सभी आश्रमों पर जिला प्रशासन की ओर से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। इसके बाद अब जो सूची है दानदाताओं की वो हटा दी गई है और जो बयान आया है उस पर एक लोगों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो आश्रम के बाहर लगी दानदाताओं की सूची फर्जी निकली, जिसे इंडिया वॉइस ने बड़े ही प्रमुखता के साथ उठाया था और इसके बाद एक्शन के बाद अब रिएक्शन देखने को मिला है। उन सूचियों को, दानदाताओं की फर्जी सूचियों को हटा दिया गया है। तो आश्रम के बाहर जो सूची लगी थी वो फर्जी थी और उन्हें इंडिया वॉइस की खबर के बाद जब हमने चलाया तो उसे हटाना पड़ा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नवीपुर स्थित रामेश्वर दास अग्रवाल कन्या महाविद्यालय में आयोजित स्वर्णोदय महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आई।
इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह कहा कि कुछ दिन पूर्व एक हादसा हुआ था। इसमें बाबा के चरण रज के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। लोगों को इस तरह के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। सुनिए राज्यपाल ने क्या कुछ कहा। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई श्रद्धांजलि दे दी और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। लेकिन इसके साथ साथ हम जब शिक्षा का कार्य करते हैं तो मैं ये जरूर मानती हूँ, आप में से भी कई लोग ये मानते होंगे कि हम ऐसी बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा हो। हम भगवान तो है नहीं, भगवान ने हमारा सबका सर्जन किया है। और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा। क्या होता है बताइए ना मुझे, होता है नहीं होता? सुदर्शन चक्र दिखाना तो भगवान ने कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे, उसके लिए वो करते थे। और सिर्फ 3 बार किया, इसके अलावा नहीं किया। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्तजनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। हमारे अधिकारी इधर है, सुनते हैं सब लोग। जब भी मैंने घटना देखा और पिछले 4-5 दिन से पूरा टीवी चैनल वही लगा रहे हैं पूरा, इसके अलावा जाने कोई कार्यक्रम ही नहीं पूरे भारत में या विश्व में। हम प्रयास कर रहे हैं कि अंधश्रद्धा में से लोग मुक्त हो जाए। हम बाल विवाह न करें, हम अंधश्रद्धा माने नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करें मित्रों। लेकिन ऐसी साजिशें जो लोग कर रहे हैं, इसमें हमारी भी गलतियां हैं। हजारों लाखों लोग सुनने के लिए आते हैं और जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो हमें इकट्ठा करना पड़ता है। सही है ना, इकट्ठा करना पड़ता है। और ऐसे भक्तजन आते हैं तो दौड़ते हुए भागते हैं, दौड़ते हुए भागते। क्या है इसमें पता नहीं चलता। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के नरकोटा में बन रहा राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज फिर से ढह गया है। गुरुवार को इस निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से गिर गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। इससे पहले 20 जुलाई 2022 को भी सिग्नेचर ब्रिज गिर गया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। चारधाम यात्रा के लिहाज से इस ब्रिज को काफी अहम माना जा रहा था। इस ब्रिज को 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के अमीर नगर क्षेत्र के मुहर्रम में जुलूस के दौरान दर्दनाक घटना हो गई। गरदहा गांव में गुरुवार को सुबह ताजिया निकाला जा रहा था। इस दौरान हाई टेंशन विद्युत लाइन से ताजिया टकरा गया। इससे ताजिए में आग लग गई और इससे 10 से अधिक लोग झुलस गए। घटना में अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना के बाद लोगों ने आनन फानन में झुलसे लोगों को किसी तरह नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी पीड़ितों को शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज उनको रेफर किया गया, जहां पीड़ितों का फिलहाल उपचार चल रहा है। इनमें से भी कुछ की हालत गंभीर बताई गई है।
तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अचानक फतेहपुर के जिला अस्पताल पहुंच गए, जिसे देख पूरे स्वास्थ्य महकमे में मुख्यमंत्री को देखने के बाद उप मुख्यमंत्री को देखने के बाद हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए मरीज और उनके तीमारदारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान मिली शिकायत पर डीएम को जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जिला अस्पताल में गंदगी देख स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई करने वाले प्राइवेट एजेंसी का 1 दिन का पारिश्रमिक बिल काटने के निर्देश दिए। साथ ही दवा काउंटर में मरीजों की लंबी लाइन देखकर सीएमएस को 1 काउंटर और बढ़ाने के निर्देश दिए। हमने निरीक्षण किया है, मरीजों से भी बात की, उनके परिजनों से भी बात की है, सफाई के निर्देश और जो क्यू है उसको कम करने के निर्देश दिए। बड़ी लंबी लाइन है तो काउंटर बढ़ाए जाए और मरीजों को कोई असुविधा न हो। दवाइयाँ पूरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कोई दवाई बाजार से नहीं लिखी जाएगी, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और सभी चिकित्सक समय के साथ रहेंगे। विशेष रूप से सफाई के मामले में अभी 10 बजे तक पूरी सफाई नहीं हो पाई, तो हमने 1 दिन का कटौती के लिए जो भी एजेंसी है उसका 1 दिन का जो पारिश्रमिक है एजेंसी का जो बिल भरेंगे 1 दिन का हमने काटने के निर्देश दिए हैं और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और मरीजों के साथ जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए। दवाइयाँ बाजार से बिल्कुल नहीं। तो वही मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेले की धूम देखने को मिल रही है। यह मेला 22 जुलाई तक चलने वाला है। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सिलसिला पहुंचने का शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर भगवान गोवर्धननाथ का दूध से अभिषेक कर गोवर्धन पर्वत की 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा की। यह परिक्रमा करीब 7 घंटे में पूरी होती है। पर्यटन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में यहां 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन भी किया है। गोवर्धन चौराहे से सभी प्रकार के भारी वाहन गोवर्धन की ओर प्रतिबंधित कर दिए गए। हम सभी अवगत हैं कि 15 जुलाई से राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला चल रहा है और प्रत्येक दिन श्रद्धालु जो है देश के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं और परिक्रमा और साथ साथ परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले जितने देवस्थान है वहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं। और आज एकादशी की भी तिथि है, आज संख्या और बढ़ी है पूर्व की अपेक्षा में और ये अब लगातार बढ़ते हुए रहेगी और 20 और 21 की इंटरविनिंग नाइट को मैक्सिमम हमारी भीड़ रहेगी और तब तक ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर टोटल पहुंच जाएगी जो लोग श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करेंगे। जहाँ तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए और भीड़ प्रबंधन का, तो पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी 35 अस्थायी चौकियां, हमारे वॉच टावर्स और यातायात सुचारू रूप से रहे, इसके लिए सभी जो गोवर्धन मेला क्षेत्र में आने वाले जितने रोड हैं उन सभी पे पार्किंग की व्यवस्था, बैरियर की व्यवस्था और परिक्रमा मार्ग पे अंदर साइड के जो रोड्स है उससे गाड़ी ना जाए उनके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा चुकी है। वहीं लखनऊ के कान्हा उपवन के पास बने गोदाम में आबकारी टीम की तरफ से छापेमारी की गई, जिसमें टीम ने नादरगंज में 1450 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद की है, जो जहरीली शराब बनाने में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा 32 लीटर मिलावटी पेट्रोल भी बरामद किया गया। मौके से 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ सरोजनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो वहीं मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के इसन नदी पुल की घटना सामने आई है, जहां बंद बोरे में नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल आपको बता दें कि नवजात का शव पानी में तैरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो वहीं बिहार में लगातार हत्या के वारदात सामने निकल कर आ रहे हैं। औरंगाबाद से खबर सामने आई है, जहां एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना गोह प्रखंड के बंदेया थाना क्षेत्र के सोसुना गांव की है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बंदेया पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई।
वहीं राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र के गांव घेड़ के सरकारी स्कूल में कार्यरत अध्यापक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अध्यापक सरकार से मदद मांगते हुए कई सवाल खड़े कर रहे हैं। शिक्षक राजवीर सिंह ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आजादी के बाद भी आज तक गांव के लिए पक्का रास्ता नहीं मिला, जो कि धौलपुर मुख्यालय से कुल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वायरल वीडियो में शिक्षक कीचड़ भरे रास्ते से मोटरसाइकिल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक ने दुहाई लगाते हुए कहा कि कोई तो सुनो हमारी। शिक्षक बार बार ये कह रहा है कि कोई अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने आए, तब उसे पता चलेगा कि इस स्कूल की हालत और उनके रास्तों की हालत कैसी। तो एक तरफ लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रतापगढ़ के डेरवा नगर पंचायत में अघोषित बिजली कटौती से नाराज लोगों ने पावर हाउस पहुंचकर हंगामा कर दिया। परेशान ग्रामीणों ने पावर हाउस में तोड़फोड़ भी की, जिससे पावर हाउस कर्मचारी डरे और सहमे हुए हैं। पुलिस को देखने के बाद वहां पर जो पुलिस मौके पर पहुंची, उनको देखने के बाद उपद्रवी वहां से भाग खड़े हुए। स्टेशन जिठवारा नगर पंचायत डेरवा पावर हाउस जब ट्रिपिंग हो रहा है तो उसके लिए सप्लाई नहीं दे सकते हम लोग। पीक आवर चल रहा है। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।